नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं कर्म को एजुकेशन में। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है ग्राम पंचायत। हम समझेंगे ग्राम पंचायत की प्रक्रिया क्या है, कैसे इसे नियुक्त किया जाता है और भी विभिन्न प्रकार की बातें हम जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ग्राम पंचायत के बारे में जानना। पंचायत के जो निर्वाचन की प्रक्रिया पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए, पंचायत के निर्वाचन की प्रक्रिया के लिए एक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है। ये जो निर्वाचन आयुक्त होता है ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? ये किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा नियुक्त। जो राज्यपाल होगा राज्य का, वही निर्वाचन आयोग को नियुक्त करेगा। अब यहाँ जो निर्वाचन आयोग की बात है, ये राज्य के निर्वाचन आयोग की बात की जा रही है, किसी और जगह के नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब राज्य में ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे तो राज्य का जो निर्वाचन आयोग होगा वो ग्राम पंचायत के चुनाव करवाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मान लीजिए यूपी है, उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश में मान लीजिए विधानसभा का चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ पर राज्य के निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं होती। वहाँ पे केंद्र का जो निर्वाचन आयोग है वही वो चुनाव करवाता है। तो राज्य का जो निर्वाचन आयोग होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, वो किसका चुनाव करवाएगा? वो आपके पंचायतों का चुनाव करवाएगा। अगला देखते हैं, इसमें पॉइंट है जो पंचायत होगा ये क्या करेगा? जो राज्य निर्वाचन आयोग होगा ये पंचायतों के चुनाव के लिए एक निर्देशन बनाएगा, उसको नियंत्रण भी करेगा। जितनी भी सेवा शर्तें होंगी, यानी किसकी सेवा शर्तें होंगी? यहाँ पे जो निर्वाचन आयुक्त होगा, जो इलेक्शन कमीशन होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसकी जो भी सेवा शर्तें होंगी, सेवा शर्त का मतलब क्या? उसको सैलरी मिलेगी, वेतन भत्ते मिलेंगे, वो सब राज्य का जो राज्यपाल होगा ये निर्धारित करेगा। और एक बार ये डिसाइड कर देने के बाद में कोई परिवर्तन बाद में नहीं किया जा सकता। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर एक बार डिसाइड कर दिया कि मान लीजिए उसको 1 लाख सैलरी मिलनी है, घर मिलना है और टेलीफोन बिल फ्री मिलना है, जो भी एक्साइजेड सर्विसेज हैं, तो उसके लिए कोई भी बाद में चेंजेस नहीं होते हैं। निर्वाचन आयुक्त जो होगा उसको हटाने की प्रक्रिया होगी। मान लीजिए वो किसी प्रकार से किसी विधि का उल्लंघन करे, यानी कि वो मान लीजिए कानून का पालन ना करे या फिर सब गैर संवैधानिक काम करे या फिर उसका कोई कदाचार साबित कर जाए, मतलब ऐसा कदाचार जो उसके पद के द्वारा आधारित ना हो, वो अपने पद से हट के काम करे। तो इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा निर्वाचन आयुक्त जो है उसको भी उसके पद से हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स रहेगा, हटाया जा सकता है। देखिए, 73वां संविधान संशोधन किया गया था। ये किया गया था 24 अप्रैल 1993 को, और संविधान संशोधन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके लागू होने के बाद में ये बताया गया कि 1 वर्ष के अंदर सभी राज्यों को नई पंचायती राज्य प्रणाली को अपनाना होगा। और इससे पहले इसे गठित करने के समय में एक बात बोली गई थी कि पंचायत अपने कार्यकाल की समाप्ति तक रहेगी। यानी कि अगर मान लीजिए पंचायत जो होगी वो 5 साल के लिए मान लीजिए चल रही है, 3 साल के बाद मान लीजिए पंचायत की इस तरह भंग हो गई, तो जो अगला वो इलेक्शन होंगे वो केवल 2 साल के लिए होंगे। यानी कि पहले 5 साल का टर्म पूरा किया जाएगा, उसके बाद ही उसको दोबारा से पूरी पंचायत में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो समाप्ति तक रहेगी। आगे देखते हैं न्यायालय का हस्तक्षेप कैसा होगा। देखिए, न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन से तात्पर्य होगा कि ऐसी विधि मान्य होगी जो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, स्थानों का आवंटन या फिर इससे जुड़ी कोई भी मामला न्यायालय में चुनौती के लिए नहीं जा सकता। मान लीजिए किसी एरिया को डिवाइड कर दिया गया कि मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा एरिया है, इसको बोलेगा इसको 2 पार्टों में बांट दो, ऐसा 3 पार्ट बना दो इसके, या इसमें से 1 पार्ट ऐसे बना दो, तो ये वैलिड होगा। ऐसे मामलों को लेकर के किस में नहीं जा सकते आप कि न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि वो परिसीमन आयोग के द्वारा बनाया जाएगा। और परिसीमन आयोग ऑलरेडी इसके द्वारा बनाया जाता है, कानून के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। राज्य विधानमंडल जो है वो पंचायतों के लेखाओं की परीक्षा करता है। ठीक है, अब ये राज्य विधानमंडल जो होगा, जो आपका होता है ना, जो वहाँ पर जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, तो वहाँ पर विधानमंडल काम करता है। तो ये विधानमंडल क्या करेगा? पंचायतों की लेखा परीक्षा करता है। ठीक है, अब राज्य क्षेत्र में पंचायत अधिनियम लागू नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, कुछ ऐसे राज्य क्षेत्र बनाए गए हैं, जैसे मणिपुर के कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ जिला परिषद होगा। जब जिला परिषद वहाँ पे ऑलरेडी है तो वहाँ पर क्या होगा? पंचायत का अधिनियम लागू नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जिला परिषद अपना कार्य वही कार्य कर रहा है। इसमें साथ में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र,
जहाँ दार्जिलिंग में गोरखा कम्युनिटी आती है, तो उस क्षेत्र को इसमें लागू किया गया। तो ऐसे क्षेत्र जो हैं वहाँ पर क्या होगा, ये पंचायत का जो अधिनियम बनाया गया है, पंचायती एक्ट 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, ये वहाँ पर लागू नहीं होगा, क्योंकि इनमें काम क्या करता है, इनमें जिला परिषद ऑलरेडी काम कर रहा है। पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा? देखिए, हमारा जो भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद 243E जो है, उसमें पंचायतों के कार्यकाल की अवधि ऑलरेडी निर्धारित की गई है। पंचायतों की अवधि ऐसी रखी गई है कि अपनी पहली बैठक की बात की जाएगी, उसकी जो प्रथम बैठक होगी, मान लीजिए 20/2/2020 को पंचायत की पहली बैठक होती है, तो इस दिन से ही मतलब शुरू होती है, तो इस दिन से वो आगे निर्धारित की जाएगी कब तक के लिए, 5 साल के लिए। अगर उससे पहले उसे किसी तरह भंग कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। और जब 6 महीने में चुनाव हो जाएंगे तो क्या होगा कि जो समय पूर्व भंग की गई थी, ठीक है, उसका किंतु जो कार्यकाल जो होगा, अधिशेष जो कार्यकाल बचा होगा, चुनाव केवल उसी के लिए कराए जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऐसा नहीं होगा कि पूरे 5 साल के लिए दोबारा चुनाव कराए जाएंगे, नहीं, जो समय बचा होगा कंटिन्यू करने के लिए पहले उसके लिए कराए जाएंगे, उसके बाद जब वो समय ख़त्म हो जाएगा तब नए चुनाव आएंगे। सदस्यों की योग्यता क्या होगी यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर क्या होगा, सदस्य जो कोई भी व्यक्ति सदस्य के रूप में चुना जाएगा जिसका नाम वहाँ के राज्य के विधानमंडल में होगा। वहाँ जो राज्य की जो चुनाव की विधानमंडल की सूची होती है उसमें उसका नाम होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पंच जो गांव है या पंच है उसमें उसका नाम होना चाहिए, नहीं, जो राज्य है पूरा उसमें उसका नाम होना चाहिए। और ऐसा है कि इसमें एक नगर पालिका भी है, एक पंचायत है, एक नगर पालिका है। तो जो गांव है उसमें पंचायत काम करती है और जो शहर है उसमें नगर पालिका काम करती है। और इसकी आयु यहाँ पर क्या रखी गई है, 25 वर्ष। कई बार इसको 21 वर्ष माना जाता है, लेकिन गाँव के तौर में ये 21 वर्ष है। पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व कैसे होंगे और क्या होंगे? देखिए, राज्य का जो विधानमंडल होगा वो विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्ति प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाएगी। यानी कि एक बात ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए राज्य का विधानमंडल है और वो किसी तरह से बजट अलोकेट कर देता है, उन्होंने बजट बना दिया, उसने बोला कि हर पंचायत गांव को 5-5 करोड़ रुपए दे दिए हर साल। तो ये 5 करोड़ रुपए पंचायत अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, गाँव की ज़रूरतों के हिसाब से खर्च करेगी। और इसका जो खर्च का जो स्टेटमेंट होगा वो भेजेगी किसको, राज्य विधानमंडल को भेज देगी। इसे कहते हैं क्या, एक प्रकार से स्वशासन। स्वशासन एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है जिसके बारे में बात की थी महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी जो थे वही थे पंचायतों के पक्ष में, वही चाहते थे कि जो गांव है वो अपने ज़रूरतों के काम खुद करें और अपना स्वयं परिपालन करें। अब इससे क्या होगा, इससे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए जो योजना बनाई जाएंगी उनका क्रियान्वयन गांव वाले अच्छी तरह कर सकेंगे। उन्हें पता होगा कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पे आर्थिक विकास हो सकता है या किस गांव की ज़रूरत क्या है। मान लीजिए किसी गांव की ज़रूरत पानी की समस्या है, किसी गांव की ज़रूरत अस्पताल है, तो किसी गांव की ज़रूरत इस विद्यालय है। तो सब गाँवों की ज़रूरत अलग अलग हो सकती हैं, तो इसीलिए उन्हें स्वयं परिपालन की व्यवस्था के लिए बात की गई। जो पंचायत की व्यवस्था दी गई वो हमारी संविधान की अनुसूची 11 में निर्धारित की गई है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ बनाई गई हैं, तो उसमें से जो 11वीं अनुसूची बनाई गई है, 11वां जो शेड्यूल बनाया गया वो पंचायतों के लिए बनाया गया है और 12वां शेड्यूल बनाया गया आपका म्यूनसिपैलिटी के लिए। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और कर लगाने की शक्ति देखते हैं। देखिए, राज्य का जो विधानमंडल है वो विधि द्वारा ऐसे कर लगाएगा जो शुल्क, पथकर, फीसें अधिग्रहित, संग्रहित या विनियोजित करने का पंचायत को अधिकार दिया गया है। यानी कि जो ग्राम पंचायत है उसको कुछ अधिकार देगा कौन, राज्य का विधानमंडल, कि भाई आपको हम ये अधिकार दे रहे हैं, आप इन करों को संग्रहित कर सकते हैं, यानी कि आप इन करों को कलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो कर होंगे राज्य के द्वारा अनुदान और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए आवंटित की गई जो राशि होगी वो ऐसी निधियों को जमा करने के लिए पंचायत निधि कोष का भी गठन किया जाएगा यहाँ पर। तो जो राज्य होगा, पंचायत होगी, वो टैक्स कलेक्ट कर लेगा, लेकिन वो टैक्स डिक्लेयर किया जाएगा किसके द्वारा, राज्य के द्वारा, कि राज्य वो टैक्स डिक्लेयर कर रहा है कि हाँ ये हम टैक्स लगा रहे हैं और इसका जो कलेक्शन होगा
वो ग्राम पंचायत करेगी। जब वो ग्राम पंचायत उसका कलेक्शन कर लेगी तो ऐसे उसके लिए कोष बना दिया जाएगा कि आप इस कोष में उस पैसों को डालिए और अपने विकास के लिए कार्य कीजिए। साथ में जो विधानमंडल है राज्य की या फिर जो केंद्र सरकार है, जब वो धनराशि अलोकेट करेंगे कुछ भी, तो उसको भी उसी कोष में डाल दिया जाएगा विकास के लिए। अब आएगा वित्तीय आयोग। अनुच्छेद 243 जो है उसका जो आई है, उसमें राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए एक वित्तीय आयोग का गठन करेगा, जो राज्यपाल को अपनी सिफारिशें देगा, जिसे राज्यपाल विधानमंडल में रखवाएगा। यानी कि एक बात समझ लीजिए कि जैसे केंद्र का होता है ना आपका जो वित्तीय आयोग होता है, वैसे ही राज्य के लिए एक वित्तीय आयोग बनाया जाएगा। और ये राज्य वित्तीय आयोग जो होगा ये क्या करेगा, पंचायतों की स्थिति की बात करेगा, उनकी जो वित्तीय स्थिति है उसका लेखा जोखा देखेगा। और जब वो लेखा जोखे का स्टेटमेंट बना लेगा तो वो विधानमंडल में राज्यपाल को दे देगा उसको, और राज्यपाल क्या करेगा, जो राज्य का विधानमंडल होगा उसके पटल पे यानी कि सदन में रखवाएगा कि उस पर चर्चा हो सके, बातचीत की जा सके। और यहाँ पर क्या होगा, जो आयोग होगा वो अपनी इन सब मामलों में अपनी सिफारिशें देगा कि गांव के लिए क्या सही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और सिफारिशें जो देगा वो सिफारिशें कुछ इस प्रकार से होंगी कि राज्य द्वारा लगाए गए करों, पथ करों और शुल्कों का पंचायत और राज्यों के मध्य किस प्रकार से वितरण हो सके। क्योंकि मान लो स्टेट गवर्नमेंट जो है, मान लो यूपी है या एमपी है, उन्होंने टैक्सेस तो लगा दिए हैं, और जो पंचायतें हैं उन्होंने उन टैक्सेस को कलेक्शन भी कर लिया, उनका कलेक्ट भी कर लिया। लेकिन जब टैक्स लगाने और कलेक्ट करने के बीच में जो अमाउंट आता है, उनको किस प्रकार से राज्य अपने पास रखेगा और किस प्रकार से पंचायतों को छूट देगा कि आप अपने पास रख लो। मान लीजिए 30% पंचायत को दे दे और 70% राज्य खुद रख ले, या इसका उल्टा कर दे कि 70% पंचायत को दे और 30% खुद रख ले। ये सुझाव कौन देगा, राज्य वित्तीय आयोग देगा कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन ये करना ना करना राज्य विधानमंडल के हाथों में ही होगा, क्योंकि ये केवल सुझाव पर ही निर्भर है। अगला इसमें है पंचायतों को सौंपे जाने वाले कर के बारे में, कि भाई किस किस प्रकार के कर पंचायतों को सौंपे जाने चाहिए, किस पंचायत के पास ये अधिकार होने चाहिए, किसके पास नहीं होने चाहिए। वित्तीय स्थिति सुधारने में क्या आवश्यक उपाय हैं, यानी कि अगर पंचायत जो है वहाँ पर किसी प्रकार का फंड की कमी पड़ रही है, ज़्यादा हो रहा है किसी के पास, तो किस प्रकार से उसमें सुधार किया जाए, या किस प्रकार से कम पैसे में अच्छी व्यवस्था बनाई जा सके। और या फिर ऐसे अन्य विषय जो राज्यपाल निर्धारित करे। मान लीजिए राज्यपाल किसी वित्तीय आयोग को बोले, राज्य वित्तीय आयोग को बोले कि भाई इस मैटर में आपको स्पेशल राय देनी है। मान लीजिए वो जुडिशरी मैटर में बोले, या कोई सोशल वेलफेयर के मैटर में बोले कि आपको सामाजिक कार्य के लिए कोई व्यवस्था बनानी है, कहीं पानी की कमी है, कहीं किसी बीमारी को लेकर व्यवस्था बनानी है, तो ऐसे उसमें भी जो राज्य का वित्त आयोग है वो अपनी सिफारिशें दे सकेगा राज्यपाल को कि भाई आपने मेरे को ये काम दिया था, मैंने आपके लिए काम ये करके दिया। तो यहाँ तक पंचायत की पूरी डिटेल आपको मिल चुकी है। आई होप आपको समझ में आएगा। लेकिन अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि जो पंचायतों को गठित करने के लिए कुछ समितियाँ आई थी, जैसे अशोक मेहता समिति, ठीक है, तो इस प्रकार की समितियों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।